दोस्तों, गाजा में तबाही मचाने के बाद इजरायली सैनिकों का मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहे हैं। एक और यहूदी सैनिक ने मानसिक परेशानी के चलते आत्महत्या कर बैठे। बताएंगे आखिर क्यों यह इजरायल के लिए घातक है। और अगली खबर में आपको बताएंगे एशिया में हालात तनावपूर्ण, चीन और जापान के लड़ाकू विमान आमने सामने, रडार लॉक जैसी खतरनाक घटनाओं ने टकराव का बढ़ाया खतरा। जानेंगे आखिर किस वजह से हुआ बवाल। और इसी के साथ आपको बताएंगे अमेरिका से सबसे बड़ा अपडेट, ट्रंप की नई नीति में रूस अब दुश्मन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के वजूद पर उठाए सवाल, बोले अब खत्म होने वाला है यूरोप। दोस्तों, मामला काफी गंभीर है, तो सभी खबरें बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजरायल की। दरअसल इजरायली अखबार मारीफ के मुताबिक गाजा युद्ध में हिस्सा लेने वाले एक इजरायली सैनिक ने गंभीर मानसिक परेशानी के चलते आत्महत्या कर ली। सैनिक का नाम नहोराय राफाएल बारजानी बताया गया है। अखबार के अनुसार बारजानी गाजा युद्ध के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी से बुरी तरह जूझ रहा था। दोस्तों, ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान युद्ध और हिंसा की यादों से बाहर नहीं निकल पाता। इसी मानसिक तनाव के कारण उसने अपनी जान ले ली। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 2 महीने पहले बारजानी ने खुद कहा था कि वो गहरी मानसिक परेशानी में है। इलाज की कोशिश में वो 3 महीने तक इजरायल से बाहर भी गया, लेकिन उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो सका। अखबार ने यह भी जोड़ा कि गाजा युद्ध की वजह से इजरायली सेना में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। युद्ध से लौटने वाले कई सैनिक मानसिक दबाव, डर और सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। इजरायल में मनोचिकित्सकों की भारी कमी बताई जा रही है, जबकि रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास विभाग पर मानसिक रोगियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले पिछले गुरुवार को 28 वर्षीय थॉमस इदजगो शख्स, जो गिवाती ब्रिगेड का रिजर्व अफसर था, उसने भी लंबे समय से चल रही मानसिक लड़ाई के बाद आत्महत्या कर ली। इसकी पुष्टि इजरायली मीडिया ने की। आधिकारिक इजरायली आंकड़ों के मुताबिक पिछले 18 महीनों में सेना में 279 आत्महत्या की कोशिशें दर्ज की गई, जिनमें से 36 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इजरायली सैनिकों में इस तरह की गंभीर मानसिक स्थिति की समस्या ऐसे समय में आ रही है जब 7 अक्टूबर 2023 से जारी गाजा युद्ध में इजरायल द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई में यानी नरसंहार में अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। मरने और घायल होने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन और जापान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इस बार मामला दोनों देशों के लड़ाकू विमानों से जुड़ा है। जापान का आरोप है कि चीनी फाइटर जेट्स ने जापानी विमानों पर रडार लॉक किया, जबकि चीन ने इसका उल्टा आरोप लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने रविवार को चीन से कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और जापानी लड़ाकू विमानों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी के मुताबिक शनिवार को ओकिनावा द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में ये घटनाएं हुई। उन्होंने बताया कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग से उड़ान भरने वाले J-15 लड़ाकू विमानों ने जापान के F-15 फाइटर जेट्स पर कई बार रडार लॉक किया। दोस्तों, रडार लॉक का मतलब होता है कि किसी विमान को निशाना बनाकर उस पर हमला करने की तैयारी की जा रही। इसी वजह से जापान ने इस कदम को खतरनाक हरकत बताया और चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि जापान ने यह भी कहा कि इस घटना में कोई नुकसान या घायल नहीं हुआ है। वहीं चीन ने जापान के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। चीनी नौसेना के प्रवक्ता वांग शोइमेंग ने कहा कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनी मियाको जलडमरुमदिये के पास नियमित सैन्य अभ्यास कर रहा था। चीन का कहना है कि जापानी सैन्य विमान बार बार चीन के ट्रेनिंग इलाके के पास आ रहे थे, जिससे उनके अभ्यास में रुकावट आ रही थी और उड़ान सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। चीन ने इसे उकसाने वाली और परेशान करने वाली कार्रवाई बताया। चीनी नौसेना ने जापान को चेतावनी दी कि वो झूठे आरोप लगाना बंद करे और अपने विमानों को कंट्रोल में रखे। साथ ही कहा कि चीन अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। दोस्तों, ये पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब चीन और जापान के रिश्ते पहले से तनाव में हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान सकता है।
इस बयान से चीन भड़क गया था। इसके बाद चीन ने जापान से जुड़ी कई गतिविधियों पर सख्त कदम उठाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यानी NSS में बदलाव किया है। इसके तहत अमेरिका अब रूस को खतरा नहीं कहेगा। यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पर आधारित है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने समाचार एजेंसी तास को बताया कि अमेरिका ने शुक्रवार को 29 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया। अब अमेरिका रूस के लिए डायरेक्ट थ्रेट और दुश्मन कहने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस ने इस बदलाव का स्वागत किया है। दरअसल क्रीमिया को 2014 में रूस में मिलाने और 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण हमले के बाद से अमेरिका रूस को बड़ा खतरा मानता रहा है। अब नई नीति में रूस की तरफ नरमी बढ़ती गई और कुछ मुद्दों पर सहयोग करने की बात कही गई। वहीं ट्रंप प्रशासन ने यूरोप की आलोचना करते हुए कहा कि उसका वजूद खत्म हो रहा है। दोस्तों, यह नया अमेरिकी दस्तावेज ट्रंप के लचीले यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके मुताबिक अब अमेरिका की विदेश नीति बस उसके हितों पर बेस्ड होगी। इसका एकमात्र मापदंड होगा अमेरिका के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है वही करो। दस्तावेज में यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही गई। इसे अमेरिका का खास एजेंडा बताया गया है। साथ ही रूस के साथ फिर से रणनीतिक स्थिरता बहाल करने की इच्छा जताई गई ताकि परमाणु हथियारों की होड़ और यूरोप में बड़े युद्ध का खतरा कम हो। एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप हमेशा से मानते हैं कि रूस से दुश्मनी करके अमेरिका को कुछ नहीं मिला। वो पुतिन की तारीफ करते रहे और कहते हैं कि पुतिन के साथ डील करके यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर अरबों डॉलर खर्च करता रहे। वो चाहते हैं कि जल्दी समझौता हो जाए। ट्रंप की नई रणनीति में चीन को बार बार सबसे बड़ा और लंबे समय का खतरा कहा गया है। उनका मानना है कि रूस से लड़ते रहने से चीन को फायदा हो रहा है। ट्रंप नाराज है कि यूरोपीय देश अमेरिका से सुरक्षा मांगते हैं लेकिन खुद कम खर्च करते हैं। वो कहते हैं अगर यूरोप को यूक्रेन की इतनी चिंता है तो खुद लड़ लो। कई विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के कई लोग रूस और खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापारिक सौदे करना चाहते हैं। युद्ध खत्म होने पर यूक्रेन के पुनर्निर्माण में अमेरिकी कंपनियों को ठेके मिल सकते हैं। दस्तावेज में कहा गया है राष्ट्रपति ट्रंप विदेश नीति में फायदा देखते हैं लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ते। ताकत का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिर्फ अमेरिका के हित के लिए दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।